Hello everyone, I am Dr. Pooja and today I will be discussing again a very interesting topic with you people, enzyme activity. एंजाइम्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम एंजाइम एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। क्योंकि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं जो हर बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बायोकेमिस्ट्री रिवॉल्व ही एंजाइम्स के अराउंड करती है। कौन से एंजाइम को कितनी बार एक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है और कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है, वो तभी कर पाएगा जब वो एक्टिव होगा। अंडरस्टूड है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, उसकी यूनिट्स क्या है, हम कैटालिटिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम को की एक्टिविटी को हिलाते हैं या यू कैन से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब यही चीज लेने से पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कौन से तरह के रिएक्शंस हैं। देखो, ये सारी चीज एक तरह से केमिस्ट्री ही है। जैसे केमिस्ट्री में आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, बायोकेमिस्ट्री में हम एंजाइम की काइनेटिक्स पढ़ते हैं, एंजाइम की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं कि अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो क्यों है, अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो क्यों है। हर किसी रिएक्शन की एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है। अगर वो रिवर्सिबल है इसका मतलब क्या हुआ, उसके पीछे एक रीजन है। जैसे पाइरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है, एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, हम सबको पता है। पाइरुविक एसिड बनता कैसे है, ग्लाइकोलिसिस से बनता है, जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का इनकम्प्लीटली ब्रेक होता है। अब ये जो पाइरुविक एसिड बना, अगर कंटिन्यूअस ही ऑक्सीजन की एब्सेंस है, जैसे हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं, तो पाइरुविक एसिड लैक्टिक एसिड बना के स्टोर हो जाता है। अब जब हम थक गए, जब हमारी मसल फटीग में चली गई, तो क्या होगा, हमें एनर्जी चाहिए, तो जो लैक्टिक एसिड है ये फिर से पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसकी एनर्जेटिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। क्या उसका एंथैल्पी चेंज है, क्या उसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, क्या उसमें एंट्रोपी चेंज है। अग्री। अब उसके बाद हम कहते हैं कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते हैं, और जनरली जितने भी हमारी बॉडी में इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना, वो रेगुलेटरी होते हैं, ठीक है। जैसे हम पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, हमारी बॉडी में बनता है, लिंक रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और कैटालाइज किसकी प्रेजेंस में होता है, एंजाइम है पीडीएच, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, वो बनाता है इसको। अब देखो, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पाइरुविक एसिड हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस से आ रहा है, मसल में तो वो लैक्टिक एसिड बना रहा है, ठीक है, बट इसको ऑक्सीडेशन में भी तो जाना है, क्योंकि हमें तो एनर्जी तभी मिलेगी। तो ये बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये रिएक्शन स्ट्रिक्टली इरिवर्सिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इरिवर्सिबल है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से पाइरुविक एसिड नहीं बन सकता। तो इसीलिए पीडीएच हमारा रेगुलेटरी है कि अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रोडक्शन होगी, और अगर कम है तो फॉर सम टाइम रुक जाएगी, होगी तो पर रुक जाएगी। So what I'm trying to tell you here is एक्टिविटी एंजाइम की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर रिएक्शन को कैटालाइज करने में, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत रिएक्शंस के बारे में कि होते क्या हैं। जैसे हम एक करते हैं आइसोथर्मिक रिएक्शन की बात। देखो, बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मा इज हीट। जब आइसोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि इट हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो उसमें हमारा आ जाता है एलडीएच का एग्जाम्पल।
एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, क्यों आएगा LDH का एग्जाम्पल, क्योंकि LDH कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में, और ये रिएक्शन है हमारी रिवर्सिबल। जितना पायरुविक एसिड बना उसने लैक्टिक एसिड बनाया, जितना लैक्टिक एसिड बना उसने पायरुविक एसिड बना दिया। सो एक्सचेंज इज मिनिमल या नेग्लिजिबल। तो दिस इज अ आइसोथर्मिक, आइसो माने सेम। एक्सर्गोनिक, हमेशा याद रखना, एक्सर इज एक्सोथर्मिक। अब अपना रिकॉल करो पुरानी केमिस्ट्री के नॉलेज को। एक्सर्गोनिक या एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी निकलती है, जैसे यूरिएस क्या करेगा, यूरिएस आपके बेसिकली जो सबस्ट्रेट है उसको ब्रेक करेगा। वैसे तो आइडियली यूरिएस एंजाइम एज सच हम लिख देते हैं, बट अदरवाइज यूरिएस एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम जो होता है वो आर्जिनेस होता है। आर्जिनेस एंजाइम क्या करता है, आर्जिनिन को कन्वर्ट करता है इनटू ऑर्निथीन और यूरिया निकल जाता है। ठीक है, बट यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि एटीपी की, जैसे आपने देखा कि 3 एटीपी यूज होते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन सिंपल है कि अगर हमारा कोई सबस्ट्रेट है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलो डी है, अगर ये A+B बना रहा है तो ये एनर्जी देगा। तो वो रिएक्शंस विच आर अकम्पेन्ड बाय द लॉस ऑफ एनर्जी आर एक्सर्गोनिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। फिर उसके बाद एक और कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं एंडरगोनिक। एंडर मीन्स एंडोथर्मिक, जो एनर्जी लेते हैं। जैसे अगर हमें, यहां पे लिखती हूं, A+B से C बनाना है तो A+B को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तभी C बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जैसे इसमें हेक्सोकाइनेस का एग्जाम्पल लिया है। हेक्सोकाइनेस क्या करता है, हेक्सो मीन्स 6 कार्बन एटम, काइनेस मीन्स फॉस्फेट अटैच करना। तो ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और एंजाइम आ जाता है इसमें हेक्सोकाइनेस। अब ये एंडो क्यों है, क्योंकि एटीपी इसको एनर्जी देता है, जिससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाता है इसके पास, तभी एडीपी बनता है। सो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। तो हम जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं जिनमें हम देखते हैं एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, वहां पे यही 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस आते हैं, राइट। आइसोथर्मिक, एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक। अब देखो हम एंजाइम एक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हाउ डू वी डिफाइन एंजाइम एक्टिविटी। अब देखो होता क्या है, एंजाइम कर क्या रहा है, एंजाइम सिंपल सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन कर रहा है। बना क्या रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो डिसोसिएट हो रहा है हमारा एंजाइम और प्रोडक्ट में। ठीक है, हम कैसे कहेंगे एंजाइम एक्टिव है, कि वो क्या करेगा, इतने माइक्रोमोल लेगा सबस्ट्रेट के, सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन अ सेकेंड और इन अ मिनट। अगर सपोज हमें एक टारगेट दिया जाता है कि हमें से 10 पेजेस कंप्लीट करने हैं, अगर हम क्लास में एक्टिव हैं तो हम 10 पेजेस फटाफट से कवर कर लेंगे। अगर हम नहीं हैं, हम 1 घंटा लगा देंगे, हम एक नैप भी ले लेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारी एक्टिविटी विल बी हैम्पर्ड। अब एंजाइम ये रिस्क नहीं ले सकता, एंजाइम को तो एक्टिव होना ही होना है, क्योंकि सारे रिएक्शंस एंजाइम ही तो कर रहा है। So how do we define the activity of the enzyme? It is simply conversion of 1 micromole of a substrate to a product in a minute or in a second, right? So it is expressed as micromoles of a substrate converted to products per minute or per second. तो हम एक standardized terminology इसमें use करते हैं,
जैसे हमारा SI यूनिट्स होती हैं, वैसे यहाँ पे भी एक तरह से इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं। जैसे कई आपने देखा होगा एंजाइम्स को कंसंट्रेशन अलग अलग है, किसी को मिलीग्राम पर DL में लिख देते हैं, किसी को IU पर लीटर में लिख देते हैं, सो दैट वेरीज। सो IU पर लीटर इज इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, जैसे LDH को लिखते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स की एक्टिविटी इज mentioned as, expressed as international units per liter, right? So standard को हम कैसे बोलेंगे? One standard unit is the amount of enzyme that will convert 1 micromole of a substrate per minute per liter of the sample. So this becomes international unit per liter, right? और इसकी international unit है भी एक kettle, हम इसको केटल से डिनोट करते हैं, और केटल इज सिंपल कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सबस्ट्रेट पर सेकेंड पर लीटर, राइट। फिर उसके बाद जैसे हम कह देते हैं 60 यूनिट्स किसके बराबर हैं? 1 माइक्रो कैट के बराबर हैं, और 1 नैनो कैट 0.06 यूनिट्स के बराबर है। दीज आर सिंपल अदर कन्वर्जन्स जिसमें हम इसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो 1 इंटरनेशनल यूनिट किसके बराबर है? 1 माइक्रोमोल पर मिनट, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 16.67 नैनो कैट्स, ठीक है। अब यही हमारी जो एंजाइम एक्टिविटी है ये एक ना के कैट भी बताती है। के कैट क्या होता है? कैटालिटिक कांस्टेंट ऑफ द एंजाइम, कि एंजाइम कैसे कैटालिसिस कर रहा है, कितनी जल्दी कैटालिसिस कर रहा है, दैट विल कम अंडर दिस, ठीक है। और कैटालिटिक एफिशिएंसी को हम एक्सप्रेस कैसे कर देते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ के कैट डिवाइडेड बाय के एम। के कैट है कैटालिटिक कांस्टेंट और के एम है हमारा माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, जो हम अभी इसी वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। सो ये एंजाइम एक्टिविटी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ठीक है। एक्टिव कितना है एंजाइम, और कैसे हम इसको, अगर हमें कैलकुलेट ही करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? के कैट डिवाइडेड बाय के एम, राइट। अब इसी बेसिस पे देखो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया था एग्जाम में भी। क्वेश्चन है इन द बिलो टेबल हमें के एम दिया गया है, के कैट दिया गया है, किसका? 4 डिफरेंट एंजाइम्स का दिया गया है। हमने निकालना क्या है? हाईएस्ट कैटालिटिक एफिशिएंसी कैसे होगी। एंजाइम्स हमारे पास है एंजाइम 1, 2, 3 एंड 4। अब देखो फॉर्मूला क्या है कैटालिटिक एफिशिएंसी निकालने का? के कैट बटा के एम। अब अगर हमने एंजाइम 1 की कैलकुलेट करनी है तो एंजाइम की 1 की कितनी हो जाएगी? 250 बटा 0.4, ठीक है। हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा। सेकंड की 250 बटा, अब यहां पे नैनोग्राम्स दिए हुए हैं तो हमें इस नैनोग्राम्स को माइक्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा? 0.2, ठीक है। थर्ड का हो जाएगा हमारा 200 डिवाइडेड बाय 2, और फोर्थ हमारा हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसका करके देखो, ये कटेगा 0 आ जाएगा, 36 करके डिवाइड, एंड इसका करेंगे 2500 आ जाएगा, इसकी आ जाएगी 100, इसकी आ जाएगी 2 2 4, 1 1 1 और 50। तो फोर्थ एंजाइम की हमारी आई एफिशिएंसी कितनी? 50। थर्ड एंजाइम की आई हमारी 100, इसकी कैलकुलेट करके देखते हैं 1250 रफली, और इसकी कैलकुलेट करके देखते हैं, और रफली दिस। तो इन चारों में से हमारे पास मैक्सिमम किसकी आ रही है? इसकी आ रही है। तो क्लियर है, जो हमारे पास एंजाइम नंबर 2 है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, और उसको हम कह सकते हैं उस एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं अगर हमें कैटालिटिक एफिशिएंसी निकालनी हो, राइट। अब सब कुछ करने के बाद हम फिर से कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखो स्पेसिफिक एक्टिविटी,
Enzyme activity, that too specific in nature. Number of enzyme units present per milligram of the protein. क्योंकि यहां पे हम काइनेटिक्स की भी बात कर रहे हैं, जैसे आपको बताया ना के कैट बटा के एम, तो ये जो के एम है ना, ये आपकी काइनेटिक्स बताता है एंजाइम की। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में, तो वो एक तरह से हमें प्योरिटी भी बताएगा, राइट। और अगर एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होगी तो हम एक तरह से टर्नओवर नंबर भी बता सकते हैं। टर्नओवर नंबर, जैसे एक एग्जांपल, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल कोट करूंगी। जैसे कोई कंपनी है, प्रोडक्शन चलती है, जब हो जाती है एंड में उसका टर्नओवर नंबर बताया जाता है कि इतना बना, इतना बना। कम है तो वो उसको इम्प्रोवाइज करेंगे, ज्यादा है तो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर देम। यहां पे भी एंजाइम का टर्नओवर नंबर होता है कि एंजाइम ने कितना सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके अपना मैक्सिमम टर्नओवर नंबर दिया, जिसको हम के कैट भी बोलते हैं, कैटालिटिक कांस्टेंट या कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। So turnover number is the number of substrate molecules. Just pay attention here. Number of substrate molecules जो ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, per unit time by a single enzyme molecule or by a single catalytic site. और simplest language में turnover number of an enzyme is nothing but it is the efficiency of the enzyme which it brings by combining with the substrate molecules. और इसको हम कहते भी क्या है, इट इज Vmax पर नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स। हर एंजाइम का अपना एक टर्नओवर नंबर होगा, क्योंकि हर चीज डिफरेंट होगी, ये डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे अगर हम कैटालेस का कहें इतना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कहें इतना है, फ्यूमेरेस का इतना है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन से कि वो फास्टेस्ट मूविंग एंजाइम है, वो स्लोएस्ट मूविंग एंजाइम है, या उसकी एक्टिविटी ज्यादा है, उसकी एक्टिविटी कम, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को हिंडर करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, pH, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, और एक और भी हम लिख सकते हैं इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। ठीक है, अब देखो ये सारे ही फैक्टर्स हम वन बाय वन लेंगे, सारे ही इंपॉर्टेंट है। pH कैसे इन्फ्लुएंस करता है, टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैसे करता है, एंजाइम कंसंट्रेशन, क्योंकि रिएक्शन है ये, दिस इज द रिएक्शन। ठीक है, अब एक एक करके हम फैक्टर्स उठाते हैं। अब सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। अब देखो एंजाइम कर क्या रहा है, जैसे स्टार्टिंग से मैं बता रही हूं, एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है। इसका मतलब वो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, इसका मतलब वो हमारी बॉडी में कैटलाइज कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी में मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें एंजाइम आपका वर्क करेगा वही उसका टेम्परेचर ऑप्टिमा होगा, या यू कैन से वहीं पे एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होगी। अंडरस्टूड है? हमने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। एंजाइम क्या है? एंजाइम तो प्रोटीन है, प्रोटीन अमाइनो एसिड है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ही टेम्परेचर कम करेंगे, एंजाइम विल डीनेचर। डीनेचर का मतलब एंजाइम की एक्टिविटी कम हो। सो अगर हम टेम्परेचर का देखें तो टेम्परेचर हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू परफॉर्म द एंजाइम एक्टिविटी। देखो अब, और हर एंजाइम एक टेम्परेचर ऑप्टिमा शो करेगा।
टेम्परेचर ऑप्टिमा या इसको हम टेम्परेचर ऑप्टिमम भी बोल देते हैं। इसमें एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी इज मैक्सिमम। हल्का सा इंक्रीज, हल्का सा डिक्रीज विल डीनेचर। ठीक है, जैसे इसमें अब हमें अगर प्लॉट करना है, देखो हमें कोई भी चीज प्लॉट करने से पता चल जाता है। ग्राफ की यूटिलिटी या सिग्निफिकेंस क्या है कि हम ग्राफ में अगर वैल्यूज पुट करें तो हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा रिएक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब जैसे टेम्परेचर का अगर हम देखें तो इस तरह का ग्राफ आता है। अब देखो यहां पे ये है हमारा टेम्परेचर ऑप्टिमा, क्योंकि यू कैन सी हल्का सा इंक्रीज है या हल्का सा डिक्रीज है। हमने टेम्परेचर बढ़ाया या हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया, एक्टिविटी एंजाइम की कम हो गई। देयर इज अ डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, ठीक है, और ये है हमारा टेम्परेचर ऑप्टिमा जो है रफली 35 to 40 डिग्रीज। So we can say that enzymes show maximum activity between 35 degrees to 40 degrees centigrade। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा टेम्परेचर ऑप्टिमा। और इस तरह के ग्राफ, ये जो हमारे पास ग्राफ बना ना, इसको हम बोलते हैं दिस इज अ बेल शेप्ड ग्राफ। तो हम कह सकते हैं दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम is maximum between 35 degrees to 40 degrees centigrade। इससे कम होता है, इससे ज्यादा होता है तो हमारा एंजाइम डीनेचर हो जाता है। डीनेचर की फुल फॉर्म ही यही है, रिमूवल ऑफ द एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ द एंजाइम। और द कर्व ऑब्टेन्ड इज बेल शेप। ये हो गया हमारा टेम्परेचर का। उसके बाद है हमारा पीएच। अब अगर हम पीएच देखें, वही सेम चीज है। हर एंजाइम एक अपना स्पेसिफिक पीएच पे ऐड करेगा, क्योंकि पीएच को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज सिंपल नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। राइट, pH is defined as negative logarithm of hydrogen ion concentration. Neutral is 7, below 7 is acidic, above 7 is alkaline. अब हर एंजाइम की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो कितने pH पे एक्ट करता है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारा pH ऑप्टिमा होगा दैट विल बी बिटवीन 5 to 9 और 5 to 8 और 9 यू कैन से। मतलब क्या है, थोड़ा सा एसिडिक, थोड़ा सा एल्कलाइन, बट इसी में ही सारे एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स एक्ट करेंगे और यू कैन से वो मैक्सिमम एक्टिविटी देंगे। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है, जैसे हमारे पास पेप्सिन है, ठीक है, पेप्सिन वर्क्स एट अ वेरी एसिडिक पीएच, बिकॉज ये उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक, इट इज गिविंग द फूड अ एसिडिक एनवायरमेंट, जो मैंडेटरी है भी है। तो पेप्सिन वर्क्स एट पीएच 2। सिमिलरली एक और एक्सेप्शन है इसमें, एल्केलाइन फॉस्फेटेज की। ये जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज होता है
ये वर्क करता है बहुत हाई एल्कलाइन पीएच पे. दिस इज द एंजाइम विच राइजेस इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ऑल्सो. ALP मतलब रिमूवल ऑफ फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली, और ये वेरी करता है 10.5 to 11. बट अदरवाइज अगर हम देखें तो pH ऑप्टिमा जो है दैट विल बी बिटवीन 6 to और 5 to 8 एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ये हो जाएगा हमारा pH ऑप्टिमा. और यू कैन सी any increase, any decrease in pH will again denature the enzyme. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एंजाइम एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर ऑप्टिमा उतना ही जरूरी है जितना pH ऑप्टिमा, इवन दो इन pH एक्सेप्शंस आर देयर, राइट. फिर इसके बाद हम आते हैं अपने दो फैक्टर्स. कौन कौन से? एक तो हमने pH किया, एक टेम्परेचर किया. उसके बाद आएंगे हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पे. अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन एंजाइम और सबस्ट्रेट का ही हो रहा है. तो सबस्ट्रेट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और ये कैसे रोल प्ले करता है कि ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो डिसोसिएट कर जाएगा एंजाइम और प्रोडक्ट, राइट. अब देखो सबस्ट्रेट कहां पे बाइंड करता है. Substrate always binds at the active site of the enzyme. हमेशा याद रखना, ठीक है. So substrate always binds to the active site of the enzyme. ठीक है. अब हमारे पास रिएक्शन है ऐसे, इसको अगर हमें प्लॉट करना है, अब देखो सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है एक्टिव साइट पे. अगर मैं बोलूं एंजाइम के पास सिर्फ 10 एक्टिव साइट है, इसका मतलब क्या हुआ? वो सिर्फ 10 सबस्ट्रेट लेगा, ठीक है. तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें, मोर द एंजाइम मोर विल बी द सबस्ट्रेट, मोर विल बी द रिएक्शन. बट एक स्टेज ऐसी आएगी जब एक्टिव साइट्स एंजाइम की फुल हो जाएगी. एक्टिव साइट्स आर फुल. अब उस टाइम सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा. तो सबस्ट्रेट क्या करता है? सबस्ट्रेट एक तरह से सैचुरेशन में चला जाता है. क्यों? क्योंकि जितना मर्जी सबस्ट्रेट डालते चलो एंजाइम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट. सो मोर द एंजाइम मोर द सबस्ट्रेट मोर इज द रिएक्शन. सो इट इज स्ट्रेट लाइन इंक्रीज. And when all the active sites are occupied by the substrate, it attains a saturation phase. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं saturation kinetics. ठीक है. इसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ऑल्सो. क्यों बोलते हैं जीरो ऑर्डर? क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट अब दोनों इंडिपेंडेंट हो गए हैं. जितना सबस्ट्रेट ने बाइंड करना था वो बाइंड कर गया. अब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है. और इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स ऑल्सो, राइट. अब देखो ये जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे मैं बात कर रही हूं काइनेटिक्स की एंजाइम की, तो देयर वर 2 साइंटिस्ट एक्चुअली काइनेटिक्स. एक था माइकेलिस और एक था मेंटन. दे वर 2 साइंटिस्ट. उन्होंने वैसे ही बैठे बैठे सोचा कि अगर हमें देखना है कि एंजाइम कितना कंबाइन कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ, कितनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, तो हमें किस पे फोकस करना है. तो देखो फोकस हमारा किस पे रहेगा? हमारा फोकस रहता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे.
क्यों रहता है? क्योंकि यही तो है जिससे पता चलेगा कि कितना पीछे गया, कितना आगे गया। जैसे अगर मैं इसको बोलूं ये है K1, इसको मैं बोलूं ये है K-1 और ये है हमारा K2। K1 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES, K-1 रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ES और K2 है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। अब यही चीज हमें ये बताएगी, जैसे K-1 प्लस K2 बटा K1 हमें बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बना, क्योंकि हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को एक्सपेरिमेंट हम कैसे इसको वे करेंगे कि कितना बनेगा, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया एक पहाड़ चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं, तो उस पहाड़ पे क्या पोजीशन है वो कैसे पता चलेगी? वो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगी, ऐसे नहीं पता चलेगी। तो माइकेलिस और मेंटन ने उसी चीज को ग्रैब किया और इन्होंने बताया था काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, जिसमें सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, और उन्होंने इसी को फोकस किया था, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि इसमें क्लियर है, हमें पता चल रहा है कितना एंजाइम बाइंड किया सबस्ट्रेट के साथ और बाद में सैचुरेशन चली गई। इसीलिए हम कहते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द एक्टिविटी, इट इज लाइक दिस, एंड जो कर्व बनता है उस कर्व को हम बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व। डिफरेंस है, जो टेम्परेचर और पीएच में आता है वो कर्व कौन सा था हमारा? वो था बेल शेप्ड कर्व, और यहां पे जो कर्व है वो है हाइपरबोलिक, एज यू कैन सी दिस। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन is again a very very important factor। ठीक है, अब उसके बाद एक और बचा, लेट्स सी द प्रीवियस स्लाइड फर्स्ट। इस स्लाइड को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी जब हम माइकेलिस मेंटन इक्वेशन करेंगे। अब हमारे पास देखो फैक्टर सिर्फ दो बचते हैं। एक हमारे पास फैक्टर बचता है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो एंजाइम कंसंट्रेशन तो सिंपल है, मोर द एंजाइम मोर इज द रिएक्शन, तो वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, मोर द एंजाइम मोर द रिएक्शन। दूसरी तरफ हम अगर इनहिबिटर्स का देखें तो इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इनहिबिटर्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम और एक्टिवेटर्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। सो हमने 5 फैक्टर्स पढ़े। कौन कौन से 5 फैक्टर्स पढ़े? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन एंड इनहिबिटर्स। सबसे पहले हम लेते हैं पीएच। पीएच का मैंने बताया बेल शेप्ड ग्राफ इज देयर एंड एवरी एंजाइम या ऑल एंजाइम्स हैव अ पीएच ऑप्टिमा विच इज 5 to 8, इट कैन गो अप टू 9। इसमें 2 एक्सेप्शंस थी, एक पेप्सिन और एक एल्केलाइन फॉस्फेटेज। दूसरा हमने फैक्टर पढ़ा टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी एवरी एंजाइम हैज अ टेम्परेचर ऑप्टिमा दैट इज 35 degrees to 40 degrees। एनी इंक्रीज, एनी डिक्रीज इन टेम्परेचर will denature the effect the activity of the enzyme। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिसपे तो सब कुछ ही डिपेंडेंट है, इसमें हाइपरबोलिक कर्व आता है। मतलब क्या है? मोर द एंजाइम मोर इज द सबस्ट्रेट, but a stage comes when all the active site of the enzyme are occupied by the substrate, then it attains a zero order kinetics। Then enzyme concentration, more the enzyme, more will be the reaction, because enzyme is the hero actually who is accepting the substrate। And last is inhibitors and activators। Inhibitor means inhibit करना, activators माने activate करना। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जिन्होंने बताया एंजाइम एक्टिविटी कैसे चेंज हो सकती है, कैसे ज्यादा हो सकती है और कैसे सबस्ट्रेट कंबाइन करता है। इसके बाद हम चलेंगे मेजर फोकस जो एंजाइम्स का रहता है, एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है, अब एंजाइम काइनेटिक्स में देयर वर 2 साइंटिस्ट हु गेव देयर कंट्रीब्यूशन। वो कौन कौन से थे? माइकेलिस एंड मेंटन। दे वर 2 साइंटिस्ट
माइकेलिस एंड मेंटन। अब इन्होंने क्या बताया था बेसिकली, देखो ये है हमारी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। अगर मुझे K1 को डिफाइन करना है तो आई कैन राइट दैट K1 क्या है, K1 is depicting a rate of formation of ES। ठीक है, K-1 क्या बता रहा है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ES। ठीक है, और हमारा K2 क्या बता रहा है, K2 बता रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब हमें कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ES। तो हम अगर बोले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES, या टोटल कितना हो जाएगा एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। सो टोटल ES फॉर्म्ड और टोटल ES विच डिड नॉट फॉर्म, और डिसोसिएटेड और undissociated ES will give a factual position of the kinetics of the enzyme, right? और जो हमारी इक्वेशन आती है, इसको पूरा डिराइव करने के बाद जो इक्वेशन आती है वो होती है दिस, V नॉट इज इक्वल टू Vmax S ओवर Km प्लस S। V नॉट बताता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब व्हेन द रिएक्शन हैज जस्ट स्टार्टेड। Vmax हमारा बताता है मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब रिएक्शन इज अकम्प्लिश्ड, खत्म हो गया रिएक्शन। और Km बताता है K-1 प्लस K2 बटा K1। इसका मतलब क्या है, K-1 हमारा क्या है, अनडिसोसिएटेड ES। अनडिसोसिएटेड ES का मतलब क्या हुआ, मतलब ES जिसने प्रोडक्ट नहीं बनाया, जिसने जो एंजाइम और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया। K2 क्या है हमारा, K2 है हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट कितना बना। और K1 क्या है, K1 है हमारा जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES। और ये ओवरऑल हो जाता है माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा सबस्ट्रेट क्या है, S इज डिनोटिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। So this is Michaelis-Menten equation which tells us about the kinetics of the enzyme catalyzed reactions। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आती है, वो ये आती है, this is enzyme concentration which we have discussed। See, अब अगर initial velocity half the maximum velocity हुई, मतलब जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन ये है V नॉट इज इक्वल टू Vmax S ओवर Km प्लस S। ये इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, V नॉट बराबर है हाफ Vmax के। When we replace this value here and we calculate it, पता है क्या आता है, this comes Km is equal to the substrate concentration। Very important। मतलब when initial velocity is half the maximum velocity, मतलब बीच में कहीं रिएक्शन के जहां से सैचुरेशन अचीव हो रहा है, यहां पे
Km बराबर होगा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के। और वैसे भी अगर हम थोड़ा सा एक इसमें सोचें तो वही होगा। बीच जैसे में जब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट Km will be equivalent to the substrate concentration. Very very important. और ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं Km को कि how do we define Km? Km is actually equivalent to the substrate concentration when initial velocity is half the maximum velocity, or Km is giving us an idea that how much enzyme substrate complex has actually been converted to form product. ठीक है, यहां पे आएगा Km बराबर Sk, राइट। सो हम Km को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको मैं स्लोली लूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज है कि Km इज इक्विवेलेंट टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी हाफ हो जाती है मैक्सिमम वेलोसिटी के, समवेयर इन मिडिल। और दूसरी तरीके से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं Km को, कि Km हमारा बता रहा है कि हमारा जितना भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है ना, वो कितनी इफेक्टिवली प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि कुछ उसमें से सबस्ट्रेट में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वही एक चीज है जो हमें बता सकता है कि हमारा कितना प्रोडक्ट बन रहा है और कितना सबस्ट्रेट अनयूज्ड है जो बाइंड ही नहीं कर रहा है एंजाइम के साथ। ठीक है, अब हमने इतना किया, माइकलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ी, फैक्टर्स पढ़े, तो Km की सिग्निफिकेंस क्या है, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी? What things these Michaelis and Menten concluded after going through this kinetics? ठीक है, तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया? उन्होंने कहा कि ये जो Km है ना, ये बताता है एफिनिटी ऑफ द एंजाइम विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, और डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। इट इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर है, राइट? अब देखो ये बताता क्या है, एफिनिटी बताता है एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Km is inversely proportional to the affinity. So I can say that अगर किसी भी एंजाइम का Km ज्यादा है तो उसकी एफिनिटी कम होगी, will be less. Affinity enzyme with the substrate less. On the other hand, अगर Km कम है तो क्या होगा, एफिनिटी एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा होगी। अंडरस्टूड है, राइट? सो हम Km को कैसे सबसे पहले डिफाइन करते हैं? इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ द मैक्सिमम। और सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंजाइम की एफिनिटी बताता है सबस्ट्रेट के साथ। अगर Km ज्यादा है तो एफिनिटी कम है, अगर Km कम है तो एफिनिटी ज्यादा है। और इसका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं इन हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोकाइनेस। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, दोनों एंजाइम काइनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ट्रांसफरेसिस को बिलोंग करते हैं। अब जैसे मैंने बताया काइनेसिस हमेशा फॉस्फेट अटैच करता है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल।
और हमें फॉस्फेट कहाँ से मिल रहा है? एटीपी फॉस्फेट दे रहा है। और एंजाइम हमारा है हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। अब देखो, हेक्सो माने 6 कार्बन एटम, राइट? तो फॉस्फोराइलेशन उस शुगर की जिसमें 6 कार्बन एटम हैं वो हो रहा है हेक्सोकाइनेस से, और फॉस्फोराइलेशन की ग्लूकोज में जब हो रही है तो वो है ग्लूकोकाइनेस। फर्क पता चल गया? सिंपल है। हेक्सोकाइनेस क्या कर रहा है? प्रीडोमिनेंटली हेक्सोस शुगर को कर रहा है, और हेक्सोकाइनेस हमारा हर टिश्यू में इसीलिए होता है। ग्लूकोकाइनेस क्या कर रहा है? ग्लूकोकाइनेस सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट कर रहा है। अब इसके पीछे कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए। काइनेटिक्स, बेसिकली काइनेटिक्स ही है ना कि एंजाइम कैसे एक्ट कर रहा है। तो यहां पे होता है कि ये जो हेक्सोकाइनेस है, हेक्सोकाइनेस का Km कम होता है। अब जैसे मैंने अभी बताया अपनी प्रीवियस स्लाइड में, अगर Km कम है तो इसकी एफिनिटी विद ग्लूकोज is high. On the other hand, glucokinase has high Km. इसका मतलब क्या है? इसकी एफिनिटी इज लो, एफिनिटी विद ग्लूकोज इज लो। अब इससे हम क्या समझते हैं? इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि देखो, हेक्सोकाइनेस का Km कम है, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी एफिनिटी ज्यादा है। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेंगे 2 फ्रेंड्स का, ठीक है? इफ 2 फ्रेंड्स हैव सो मच ऑफ कंपैटिबिलिटी, सो मच ऑफ एफिनिटी, तो एक कुछ नहीं भी बोलेगा तो दूसरे को पता चल जाएगा। वही सेम हेक्सोकाइनेस करता है। हेक्सोकाइनेस ग्लूकोज का कंसंट्रेशन मिनिमम भी हो जाता है तो भी एक्ट करता है। मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसल अपटेक ऑफ ग्लूकोज। मतलब अगर उसका 0.005 मिलीमोल्स भी हो जाएगा तब भी हेक्सोकाइनेस एक्ट करेगा। उसका Km कम है और इतनी ज्यादा एफिनिटी है, इसीलिए हेक्सोकाइनेस हमारा ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है। ग्लाइकोलिसिस ऑल ऑफ यू नो हर जगह होती है क्योंकि एनर्जी देनी होती है। जैसे आरबीसीज चाहे फास्टिंग स्टेज है चाहे वेल फेड स्टेट है, उनको डिपेंड ही करना है ग्लूकोज पे एनर्जी के लिए। तो हेक्सोकाइनेस इज एक्चुअली वर्किंग ऑल द टाइम, दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट इन ऑल द टिश्यूज। अब हम आते हैं ग्लूकोकाइनेस पे। अभी जो ग्लूकोकाइनेस है इसका Km ज्यादा है, Km ज्यादा, एफिनिटी कम है। अब अगर इसकी एफिनिटी कम है तो ये तभी एक्ट करेगा जब इसको जबरदस्ती ही बिल्कुल सिर पे पड़ जाएगी तभी एक्ट करेगा। और ऐसा ही होता है, ग्लूकोकाइनेस तब एक्ट करता है जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन एक्सीड कर जाता है 100 मिलीग्राम पर DL से, और इसीलिए ग्लूकोकाइनेस लिवर में प्रेजेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो ग्लूकोकाइनेस हैज हाई Km, लो एफिनिटी। इतनी कम एफिनिटी है कि जब तक कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम DL नहीं पहुंचेगा ग्लूकोकाइनेस एक्ट नहीं करेगा, ठीक है? और इसीलिए ये लिवर में प्रेजेंट है और इसीलिए ये एक तरह से क्लियरिंग फैक्टर भी है, और इसीलिए इंसुलिन इस पे एक्ट करता है। Insulin acts on glucokinase and insulin does not act on hexokinase. Or last difference is that it undergoes allosteric inhibition. ये बहुत जरूरी है, allosteric inhibition, जिसका मतलब क्या है कि जब भी ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ये हेक्सोकाइनेस को इनहिबिट करेगा।
feedback inhibition. Whereas glucokinase में no allosteric inhibition is there. क्योंकि ग्लूकोकाइनेस तो आपका एक्ट ही तभी कर रहा है जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, अदरवाइज तो वो एक्ट नहीं कर रहा है. ठीक है. सो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ KM एज पर glucokinase and hexokinase, and this is the significance of KM also, कि हम क्या कहते हैं कि अगर KM ज्यादा है तो एफिनिटी कम है एंड वाइस वर्सा, राइट. फिर उसके बाद ये तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास माइकेलिस मेंटन का प्लॉट आ गया जिसमें उसने सिंपल ये बताया कि एक तरह से हाइपरबोलिक कर्व आ जाता है. अब एक और साइंटिस्ट था लाइन वीवर. उसने क्या किया, उसने जो माइकेलिस मेंटन इक्वेशन थी उसको कोशिश की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने की, जिसका मतलब क्या होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी. और क्यों किया, क्योंकि वो स्लोप और इंटरसेप्ट एक तरह से कैलकुलेट कर सके. ठीक है. तो ये क्या है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ माइकेलिस मेंटन इक्वेशन. मतलब 1 अपॉन वी नॉट और 1 अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. और सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, सिंपल, कि हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया सो दैट वी कैन कैलकुलेट द स्लोप और इंटरसेप्ट, और यू कैन से कि हम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का कितना प्रोडक्ट बना, कितना, मतलब एक एक्यूरेसी पे जा सकते. तो इसको हम एक तरह से कहते ही क्या है, लाइन वीवर बर्कियस प्लॉट को सिंपल रेसिप्रोकल रेगुलेशन या यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ माइकेलिस मेंटन इक्वेशन. फिर एक और साइंटिस्ट था जिसने डिक्सन प्लॉट दिया था. उसमें भी क्या था, वो भी एक ऑल्टरनेटिव था. मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स हैं जो बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये बेसिकली बता आपका सब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ KM, in the form of Vmax and V0 along with substrate concentration. अब जैसे अगर हम ये लाइन वीवर बर्कियस प्लॉट, ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये स्लोप भी बता रहा है और ये इंटरसेप्ट भी बता रहा है. और ग्राफ हमने प्लॉट किस किस के में किया, 1 अपॉन V0 and 1 upon substrate concentration, right? So this is Lineweaver-Burkes plot और ये बताएगा ये है स्लोप और ये है इंटरसेप्ट. और इसी से मिलता जुलता हमारा है डिक्सन प्लॉट. डिक्सन प्लॉट में भी यू कैन सी कि 1 upon V0 और इसने कैसे करके बता दिया, दिस इज द इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. यू कैन सी कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे KM बढ़ रहा है. बोथ आर एक तरह से ऑल्टरनेटिव्स. एक है डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, एक है सिंपल रेसिप्रोकल, बट दोनों की सिग्निफिकेंस ऑलमोस्ट एक ही है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो हमारा करता है माइकेलिस मेंटन इक्वेशन, जो है V0 इज इक्वल टू Vmax S ओवर KM प्लस S, जो बताता है इनिशियल वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी. और ये एक तरह से हमारी सैचुरेशन काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करता है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी and Michaelis-Menten equation, which is actually you can say evaluation of the kinetics of the enzyme along with Lineweaver-Burkes plot and Dickson plot. So I hope this topic is clear to all of you. Difference पता चल गया हेक्सोकाइनेस ग्लूकोकाइनेस में as per their KM. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं. सो इसको याद रखना. Right? Thank you so much.